हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए प्रेपोजिशन सीरीज के वीडियो नंबर 13 में आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं प्रेपोजिशन 2 पर दूसरा वीडियो। जी हाँ, पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये 5 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। बाकी शेष बचे हुए हैं अभी ये 15 कॉन्सेप्ट्स, और कोशिश करूंगा कि मैं इसी एक वीडियो में आपको ये पूरे के पूरे 15 कॉन्सेप्ट्स यहीं पर डिस्कस कर दूं, आपको अगले वीडियो तक न ले जाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, लेकिन आपको मेरी हर बात को बहुत ध्यान से सुनना होगा, हर लॉजिक को बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी ये लंबे समय तक आपके दिमाग में रह पाएंगी। और अगर ये लंबे समय तक आपके दिमाग में रह पाएं तो फिर आप किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपके बोर्ड परीक्षाएं हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां पर आप टू नामक प्रीपोजिशन पर गलतियां नहीं करेंगे। तो देखिए ये 5 तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये 5 कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। अच्छा, अब यहां पर मैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 से शुरू कर रहा हूं, और देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 6, 7, 8 एंड 9 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर आपको कुछ विशेष प्रकार के नाउन्स और एडजेक्टिव्स देखने को मिलेंगे। एक बार अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि वो कौन से ऐसे नाउन्स होते हैं और वो क्या शो करते हैं। अगर वो ऐसा कुछ शो करें तो हमें उनके बाद प्रीपोजिशन 2 का प्रयोग करना होगा। चलिए यहां पर देखते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में क्या है? आफ्टर नाउन्स, यानी कुछ ऐसे नाउन्स के बाद आपको 2 का प्रयोग करना होता है जो एक्सप्रेस करते हो। क्या एक्सप्रेस करते हो? डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, ठीक है ना। जो दिशा या डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य स्थल, यानी जहां कोई व्यक्ति जा रहा है वो गंतव्य स्थल। तो ऐसे कुछ नाउन्स आपके सामने होंगे जो दिशा यानी डायरेक्शन को शो करेंगे, और साथ ही साथ गंतव्य स्थल को अगर शो करने वाले नाउन्स हैं तो उनके बाद अगर एक और ऐसा ही नाउन रखा है जो प्लेस को शो करता है, यानी स्थान बतलाने वाला अगर नाउन रखा है, तो उन दोनों ही नाउन्स के बीच में आपको टू का प्रयोग करना होगा। ध्यान रखिए क्या क्या कुछ ऐसे नाउन्स, ध्यान दीजिए यहां पर, जैसे डोर है, एंट्रेंस है, रोड है, रूट है, वे है, ये सारे के सारे ऐसे नाउन्स हैं जो डायरेक्शन या डेस्टिनेशन को एक्सप्रेस करते हैं। अब इनके बाद अगर कोई एक और ऐसा ही नाउन रखा है जो प्लेस को शो करे, यानी स्थान को शो करने वाला अगर कोई नाउन रखा है, तो उनके बीच में आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? जरा यहां पर देखिए, एग्जाम्पल्स देखिए, पढ़िए और समझिए। देखिए यहां पर लिखा है द डोर टू द मेन ऑफिस वॉज ओपन। इसका क्या मतलब हुआ? वो दरवाजा जो मेन ऑफिस की ओर जाता है खुला था। वॉज ओपन मीन्स खुला था। अब ध्यान दीजिए यहां पर ये एक डोर है, डोर का मतलब दरवाजा। अब दरवाजा कोई भी होता है, खुलता है तो किसी दिशा की ओर खुलता है, ठीक है ना। तो वो डायरेक्शन को बतलाता है। अच्छा, और वो डायरेक्शन क्या है? कौन सी डायरेक्शन है? वो डायरेक्शन है ये ध्यान दीजिए जरा, द मेन ऑफिस, यानी ये जो दरवाजा है तो मेन ऑफिस की ओर खुलने वाला दरवाजा, ठीक है, वो क्या था? बंद था, यानी या ओपन था, यानी खुला था। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये क्या है? मेन ऑफिस ये एक प्लेस का नाम होता है, और डोर ये एक ऐसा नाउन है जो डायरेक्शन या डेस्टिनेशन को शो करता है। अब अगर ये दो नाउन्स अगल बगल रखे हैं तो आपको किसी न किसी एक प्रीपोजिशन की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना किसी प्रीपोजिशन के आप ये ऐसा सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं, द डोर द मेन ऑफिस। अब इस डोर और मेन ऑफिस के बीच का जो रिलेशन अगर आपको शो करना है तो आपको टू लगाना पड़ेगा। और टू क्यों लगेगा? क्योंकि ये जो दरवाजा है मेन ऑफिस की ओर खुलने वाला दरवाजा, ठीक है ना। तो यहां पर इस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एक और सेंटेंस यहां पर लिखा है, इज दिस द वे? क्या ये रास्ता है? कौन सा रास्ता? अब अगर यहां पर आप टू का प्रयोग करते हैं तो क्यों करेंगे? मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं। द वे, वे क्या है? ये डायरेक्शन को शो करने वाला एक नाउन है। अच्छा, और ये द एयरपोर्ट क्या है? ये एक ऐसा स्थान है, स्थान को शो करने वाला नाउन है जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जहां से प्लेन्स टेक ऑफ करते हैं। तो एक ऐसा प्लेस है ये, तो ये प्लेस बतलाने वाला नाउन है, और ये नाउन जो है ये डायरेक्शन या डेस्टिनेशन को शो करने वाला है। और अगर यहाँ पर टू लगाया तो इसका मीनिंग क्या होगा? क्या यह एयरपोर्ट की ओर जाने वाला रास्ता है? ध्यान दीजिए, एयरपोर्ट की ओर यानी ये डायरेक्शन है, ये रास्ता
की ओर, कहाँ की ओर? एयरपोर्ट की ओर। तो ध्यान दीजिए, जब कभी ऐसे दो नाउन्स रखे हो जो एक डायरेक्शन या डेस्टिनेशन बतलाते हो और उसके बाद एक और नाउन रखा हो जो प्लेस को शो कर रहा हो, तो उन दोनों ही नाउन्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसको शो करने के लिए आपको टू का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, अच्छा, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 7 या कॉन्सेप्ट नंबर 7। अब आपके सामने अगर कोई एक ऐसा नाउन आ जाए जो यातायात के साधन का नाम हो, जैसे बस, ट्रेन, फ्लाइट, ये सारे क्या है? यातायात यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। ठीक है ना? अब अगर इनके बाद आपको टू का प्रयोग करना है तो वो क्या मतलब निकालेगा, जरा देखिए, एग्जांपल्स पढ़िए। यहां पर मैंने लिखा भी है, देखिए ये जो नाउन्स है ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। देखिए, बस, कोच, फेरी, फ्लाइट, ट्रेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? ये सब कुछ एक्चुअली ये सारे नाम्स हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, चलिए देखिए इनका प्रयोग मैंने कैसे किया है। इज दिस द बस? क्या यह वो बस है? कौन सी बस? द स्टेडियम। स्टेडियम क्या है? देखिए, ये स्टेडियम भी एक प्लेस है, प्लेस का नाम है। और ये बस क्या है? ये है वास्तव में एक ऐसा नाउन जो ट्रांसपोर्ट को रेफर कर रहा है, यानी यातायात का साधन है। तो यातायात का साधन और कोई स्थान, अगर इन दोनों के बीच का रिलेशन कुछ ऐसा शो करना है कि डायरेक्शन को शो करना है, यहां पर डायरेक्शन ही और डेस्टिनेशन ही है, ध्यान दीजिए आप। ठीक है ना? तो आप अच्छे से देखिए इसका क्या मतलब हो। क्या यह बस स्टेडियम की ओर जाने वाली बस है? ये आप स्टेडियम की ओर या स्टेडियम को। अब यहां पर मैं एक बात आपके सामने कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। पिछले वीडियो में कुछ बच्चे कंफ्यूज थे टू और टू वर्ड्स को लेकर के, तो चलिए मैं यहीं पर उस बात को क्लियर कर देता हूं। आप देखिए, टू का प्रयोग हम कब करते हैं? डायरेक्शन और डेस्टिनेशन दोनों को शो करने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन टू वर्ड्स का प्रयोग हम केवल और केवल डायरेक्शन को शो करने के लिए करते हैं, न कि डेस्टिनेशन को। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने कुछ ऐसा लिखा था, द डॉग रैन टू अस एज सून एज वी अराइव्ड, यानी जो ही हम पहुंचे, कुत्ते या जो भी डॉग था वो हमारी ओर दौड़ पड़ा। ठीक है ना? तो वहां पर कुछ बच्चों का रिएक्शन आया था या उन्होंने ऐसा पूछा था कि वहां पर टू नहीं बल्कि टू वर्ड्स होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बात बतला रहा हूं। ध्यान दीजिए, अगर कोई कुत्ता है और वो सीधे मेरी ओर दौड़ करके आ रहा है, यहां पर सिचुएशन को देखिए। भाई, मेरा कोई पेट डॉग है, मेरा कोई एक पालतू कुत्ता है, और जब मैं घर पर पहुंचूंगा वो कुत्ता मुझसे बहुत प्रेम करता है, तो और कुत्ता जब मुझे देखकर मेरी ओर आएगा तो डायरेक्शन तो मेरी ओर होगी, नो डाउट। लेकिन उसका डेस्टिनेशन क्या है? मैं हूं कि नहीं? अब अगर मैं डेस्टिनेशन हूं तो फिर हम टू का ही प्रयोग करेंगे। टूवर्ड्स का प्रयोग कब करेंगे? सपोज मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरे ही पास में कुछ रोटी के टुकड़े रखे हुए हैं, ठीक है, और वहां पर दूर से कुछ कुत्तों ने देखा कि रोटी का टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है। अब वो जो डॉग्स हैं वो मेरी ओर ही दौड़ते हुए आ रहे हैं, बट मैं डेस्टिनेशन नहीं हूं। ध्यान दीजिए, वो रोटी का टुकड़ा उन कुत्तों का डेस्टिनेशन है, लेकिन मैं यहां पर जो खड़ा हूं वो मैं डेस्टिनेशन नहीं हूं, वो मैं डायरेक्शन हूं। तो वो मेरी ओर तो दौड़ रहा है, तो मैं अगर यहां पर बोलूंगा, तो अगर मैं अपने लिए कहूंगा तो वहां पर मैं बोलूंगा टूवर्ड्स, ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं द डॉग्स आर रनिंग टूवर्ड्स मी, यानी कुत्ते मेरी ओर दौड़ रहे हैं, तो मैं टूवर्ड्स तब लगाऊंगा जब उन कुत्तों के दौड़ने का डेस्टिनेशन मैं नहीं हूं। लेकिन अगर मैं घर पहुंचूंगा और घर पहुंच करके अगर कोई डॉग, मेरा अपना पेट डॉग है, मुझे देखते ही मेरी ओर दौड़ेगा, तो वो मेरी ओर अकेले नहीं बल्कि उसका डेस्टिनेशन भी मैं ही हूंगा। तो ध्यान दीजिए, टू का प्रयोग हम इन दोनों सिचुएशन को शो करने के लिए करते हैं, यानी डायरेक्शन और डेस्टिनेशन। लेकिन टूवर्ड्स का प्रयोग हम केवल डायरेक्शन को शो करने के लिए करते हैं, न कि डेस्टिनेशन। ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, अच्छा, चलिए अब यहां पर देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है द ट्रेन टू वाराणसी हैज लेफ्ट। इसका क्या मतलब हुआ? ट्रेन ये भी एक क्या है? यातायात के साधन का नाम है, और वाराणसी ये भी एक प्लेस का नाम है, ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं कि ये यातायात का साधन है और प्लेस है, इन दोनों के बीच में टू अगर लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ
वाराणसी की ओर जाने वाली जो ट्रेन है, या सीधे सीधे आप कह सकते हैं डेस्टिनेशन, ट्रेन का डेस्टिनेशन क्या है, वाराणसी ही वो जा रही है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन या डेस्टिनेशन दोनों ही, ये टू जो है ये दोनों ही बातें शो करता है, राइट। अच्छा, द ट्रेन टू वाराणसी हैज लेफ्ट। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि वाराणसी की ओर जाने वाली जो ट्रेन है वो छूट चुकी है, राइट। अच्छा, तो अब ये 2 पॉइंट्स हो गए। अगला पॉइंट है और अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कुछ नाउंस ऐसे भी आपको अपने दिमाग में रख लेने चाहिए। कौन से, कैसे नाउंस? एक्सप्रेसिंग रिएक्शन एंड रिस्पॉन्सेज। तो बहुत सारे ऐसे नाउंस हैं। अब इन नाउंस की कैटेगरीज आपको बना लेनी चाहिए। आपको इनकी तैयारी कैसी करनी चाहिए? कुछ ऐसे नाउंस की कैटेगरीज आपको बना लेनी चाहिए जो इस तरीके से, यानी आफ्टर नाउंस एक्सप्रेसिंग डायरेक्शन और डेस्टिनेशन, कुछ ऐसे नाउंस आपको नोट कर लेना चाहिए अलग से जो डायरेक्शन या डेस्टिनेशन को शो करते हो। कुछ ऐसे नाउंस की आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को शो करते हो, और कुछ ऐसे नाउंस की भी लिस्ट बना लेनी चाहिए जो रिएक्शन या रिस्पॉन्सेज को शो करते हो। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे आंसर, ये क्या होता है, रिएक्शन ही होता है या रिस्पॉन्स ही होता है। की, सॉल्यूशन, रिप्लाई, रिस्पॉन्स, रिएक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ध्यान दीजिए, ये ऐसे कुछ नाउंस हैं जो वास्तव में इन चीजों को, यानी किसी का रिएक्शन शो करते हैं या रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब अगर ऐसे नाउंस आ जाते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए भाई? आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल पढ़ें, बातें आपको समझ में आएंगी। हिज रिएक्शन, और इसके बाद ये दूसरा नाउन रखा हुआ है। रिएक्शन किसी के कमेंट के प्रति हो सकता है, किसी के व्यवहार के प्रति हो सकता है हमारा रिएक्शन। तो कुल मिलाकर के अगर हमारा रिएक्शन हो रहा है कहीं पर, किसी के कमेंट पर, किसी की बात पर, किसी के बिहेवियर पर, तो अगर ऐसे कोई 2 नाउन्स रखे हों तो उस नाउन को ध्यान से देखना है जो रिएक्शन या रिस्पॉन्स को शो करे, बस उसके बाद आपको टू लगाना चाहिए। ओके, जैसे हिज रिएक्शन टू हर कमेंट्स, यानी उसके कमेंट्स के प्रति। अब यहां पर इसका हिंदी मीनिंग अगर आप कुछ निकालें तो कुछ ऐसा निकल सकता है के प्रति, ठीक है ना, या फिर आप कुछ और दूसरा भी हिंदी मीनिंग उसका निकाल सकते हो। लेकिन यहां पर हिंदी मीनिंग आप कुछ भी निकालो, आपका जो यहां पर प्रीपोजिशन होगा वो फिक्स्ड है। अब यहां पर आप कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं यूज कर सकते हैं। हिज रिएक्शन टू हर कॉमेंट्स वॉज वेरी एग्रेसिव, यानी उसके कमेंट्स के प्रति उसका जो रिएक्शन था वो बड़ा ही एग्रेसिव था, मींस आक्रामक था। तो आप देख रहे हैं कि एक नाउन ये, एक नाउन ये, रिएक्शन शो करने वाला जो भी शब्द होगा उसके बाद आपको टू का प्रयोग करना होगा। जैसे कैन यू फाइंड अ सॉल्यूशन, अब यहां पर क्या है, ये सॉल्यूशन भी एक प्रकार का रिएक्शन होता है या एक रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स माने क्या होता है, उत्तर होता है। तो सॉल्यूशन भी एक प्रकार का रिस्पॉन्स ही होता है या एक रिएक्शन ही होता है। सो कैन यू फाइंड सॉल्यूशन, क्या तुम एक सॉल्यूशन का मतलब होता है, हिंदी में इसको हल कहेंगे, सॉल्यूशन को हल कहेंगे। तो क्या मतलब निकला इसका, कैन यू फाइंड अ सॉल्यूशन, क्या आप कोई हल निकाल सकते हो टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का, तो इस समस्या का हल। तो आप देखें कुछ ऐसे नाउन्स को आपको याद रखना होगा, चूंकि यहाँ पर याद रखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो ये जो 4 चीज़ें मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ एक्चुअली ये याद रखने वाली हैं या याद कर लेने वाली हैं। बाकी सारी चीज़ें तो कॉन्सेप्ट ही हैं और उन कॉन्सेप्ट्स और उन मीनिंग को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये कॉन्सेप्ट नंबर 9। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने कुछ खास प्रकार के एडजेक्टिव्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। जी हां, वो खास प्रकार के हैं, उनकी कैटेगरी थोड़ी सी अलग है। अब ध्यान से सुनिए वो कौन सी कैटेगरी है। जी हां, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जो लोगों के बिहेवियर या उनकी फीलिंग्स से कनेक्टेड होते हैं। अब ऐसे अगर एडजेक्टिव्स आ जाते हैं तो उनके बाद हमें टू का प्रयोग करना चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को तो हमेशा ही चाहिए कि वो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स को नोट कर लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें और उनको मेमोराइज कर लें, और फिर उसके बाद ये याद रखें कि उनके बाद टू का प्रयोग किया जाता है कुछ इस प्रकार से। जरा देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 या कॉन्सेप्ट नंबर 9 आपके सामने लिखा हुआ है। मैंने लिखा है यहाँ पर आफ्टर एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स यानी कुछ ऐसे विशेषण जो कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। किन से जुड़े होते हैं? लोगों के बिहेवियर से, लोगों के व्यवहार से, अच्छा, या लोगों की फीलिंग्स से जुड़े हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है क्रूल, फेथफुल, जनरस, काइंड, लॉयल,
नेस्टी, ये सारे के सारे जो एडजेक्टिव्स हैं ये लोगों की या तो क्या करते हैं, वो बिहेवियर को शो करते हैं या फिर उनकी फीलिंग्स से कनेक्टेड होते हैं। अब अगर ऐसे एडजेक्टिव्स रखे हो तो हिंदी में जब उनका मीनिंग आप निकालोगे जाकर के उस प्रपोजिशन का, तो यहां पर के प्रति जैसा कोई मीनिंग निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन अब हिंदी में आप तो कोई भी मीनिंग निकाल सकते हो, बट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर लोगों की बिहेवियर या फीलिंग्स से कनेक्टेड एडजेक्टिव्स रखे होते हैं और ऐसे किसी एडजेक्टिव के तुरंत बाद अगर कोई नाउन रखा होता है, तो फिर उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमको टू का प्रयोग करना चाहिए। देखिए जरा, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स यहां पर लिखे हैं, आपको बातें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। जैसे मैं कह दूं यहां पर, आई कैन नॉट बेयर पीपल बीइंग क्रूल। ध्यान दीजिए, मैं ऐसे लोगों को सहन नहीं कर सकता। कैसे लोगों को? जो क्रूल होते हैं, जो निर्दयी होते हैं। किसके प्रति? अब यहां पर के प्रति, किसके प्रति? एनिमल्स के प्रति। तो ध्यान दीजिए, ये जो क्रूल है ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो वास्तव में लोगों के बिहेवियर या उनकी फीलिंग्स से कनेक्टेड है, ठीक है ना। और यहां पर एक नाउन रखा है और इस तरह का अगर कोई एडजेक्टिव रखा है तो उसके बाद आपको टू का प्रयोग करना चाहिए। और हिंदी में आप इसका मीनिंग कुछ ऐसा निकालते हैं कि प्रति। जैसे मैं सहन नहीं कर सकता, किनको सहन नहीं कर सकता? एनिमल्स के प्रति, वे लोग जो क्रूल होते हैं या जो निर्दयी होते हैं, ऐसे लोगों को मैं सहन नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर के क्रूल टू एनिमल्स, काइंड टू एनिमल्स। काइंड भी क्या है? काइंड भी एक प्रकार का बिहेवियर ही होता है। जब हम किसी से काइंडली व्यवहार करते हैं तो वो एक बिहेवियर होता है, ये हमारी फीलिंग्स होती हैं। तो इस तरीके के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके बाद आपको टू का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कह दिया जाए, बी काइंड टू हर। अब यहां पर अगर आप टू का प्रयोग कर देते हैं तो काइंड क्या है? ये भी एक प्रकार की हमारी फीलिंग या हमारा बिहेवियर है। यहां पर बिहेवियर के लिए कहा जा रहा है कि उसके प्रति दयालु बनो या अच्छा व्यवहार करो, कुछ ऐसा मीनिंग इसका निकल करके आता है। तो देखिए, ये एक काइंड है, ये एक क्रूल है, या फिर यहां पर एक ये जो लॉयल है, वफादार। ये जो वफादारी होती है ये भी क्या है? ये भी हमारा एक बिहेवियर ही होता है, हमारी फीलिंग्स से कनेक्टेड है ये। और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद आपको टू का प्रयोग करना है। जैसे यहां पर इस सेंटेंस को पढ़ें, मैनी पीपल हैव बीन लॉयल। बहुत सारे लोग वफादार रहे हैं टू द बीजेपी, यानी बीजेपी के प्रति वो क्या रहे हैं? लॉयल रहे हैं। ऑल देयर लाइव्स। ऑल देयर लाइव्स का मतलब क्या हो गया? अपने पूरे जीवन भर। तो ये लॉयल्टी या क्रूअल्टी या फिर काइंडनेस वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जो एडजेक्टिव्स हैं, ये एडजेक्टिव्स वास्तव में बिहेवियर या वास्तव में क्या करते हैं? फीलिंग्स से कनेक्टेड हैं। तो इनके बाद हमें टू का प्रयोग करना चाहिए। अब ये तो कुछ चीजें हो गई जो मेमोराइज करने वाली बातें हैं, आपको लर्न कर लेना चाहिए। अब यहां से मैं शुरू कर रहा हूं ये कॉन्सेप्ट नंबर 10। और ये जो कॉन्सेप्ट नंबर 10 से लेकर और 20 तक ये जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, एक्चुअली ये मीनिंग होती है प्रीपोजिशन टू की। अलग अलग जगहों पर प्रीपोजिशन टू की अलग अलग मीनिंग होती हैं। तो जरा देखिए यहां पर ये क्या है? एज फार एज। हालांकि ये तो एक कंजंक्शन है, कभी कभी प्रेपोजिशन के रूप में भी यूज किया जाता है और इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। कभी मैं आपको चल के जब केवल एज फार एज आपको पढ़ाऊंगा किसी छोटे से वीडियो में, तो इसके सारे यूजेस मैं आपको बतलाऊंगा। ओके, अच्छा। और इसका हिंदी अर्थ होता है कुछ ऐसा, देखिए जरा, जहां तक या उतनी दूर तक जहां, ठीक है ना। ये वास्तव में इसका हिंदी मीनिंग हम लोग निकाल लेते हैं। टू का भी यही मीनिंग होता है। कभी कभी किन्हीं अर्थों में टू का बिल्कुल सेम यही मीनिंग होता है। कंजंक्शन के रूप में जहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हो, वहीं पर आप प्रेपोजिशन के रूप में आप टू का प्रयोग कर सकते हो इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए। जरा देखिए, यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। यहां पर लिखा है द मीडोज लीड डाउन, यानी ये जो मीडोज है माने जो चारागाह है। मीडोज क्या होते हैं? हरे भरे मैदान। ये हरे भरे मैदान लीड डाउन माने फैले हुए हैं, जाते हैं। कहां तक फैले हुए हैं? एज फार एज, उतनी दूर तक जहां। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? जहां तक या उतनी दूर तक फैले हुए हैं जहां क्या कर रही है? द रिवर फ्लोज, जहां पर नदी बहती है। तो ध्यान दें, यहां पर एक सेंटेंस है, ये एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब ये है, और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ये है। और ये दोनों सेंटेंसेस को ये यहां पर एज फार एज क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। ओके, तो
तो ये तो हुआ कंजंक्शन। अब हमें अगर यहाँ पर टू का प्रयोग करना है प्रेपोजिशन के रूप में इसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए, तो फिर हमें यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा। अब जब हम टू लगाएंगे तो अब ये टू यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में यूज कर रहे हैं, ना कि कंजंक्शन के रूप में। तो फिर ये आगे ये फ्लोज नाम की वर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि अब आगे कोई सेंटेंस होगा तो हमें एक कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पर से फ्लोज हटा देते हैं और केवल द रिवर लिख देते हैं, तो इसका मतलब भी बिल्कुल सेम वही है जो अभी यहाँ पर एज फार एज द रिवर फ्लोज जो मतलब था। देखिए जरा यहाँ पर क्या है, द मीडोज लेड डाउन, यानी मीडोज चारागाह फैले हुए हैं। कहाँ तक फैले हुए हैं, यानी जहां तक वो रिवर जहां तक बहती है, यानी यहीं जहां तक या उतनी दूर तक, इसका मीनिंग है। अब यहां पर हम फ्लोज नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि फिर ये एक सेंटेंस हो जाएगा, और सेंटेंस जोड़ने के लिए फिर आपको एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, ना कि प्रेपोजिशन की। ओके, तो अब यहां पर ये प्रेपोजिशन है टू, और इसका मतलब है वही जहां तक। एक और एग्जांपल जरा देखिए यहां पर, हर हेयर फेल और हर वेस्ट, जरा देखिए उसके हेयर मीन्स उसके बाल। अब मैं किसी महिला की बात करता हूं, अगर किसी महिला ने अपने बाल खोले तो उसके बाल यहाँ पर बंधे होते हैं, वो खोले और खुल करके वो नीचे तक गिरे, तो उतनी दूर तक गिरे। यहाँ पर देखिए जरा, उतनी दूर तक, कितनी दूर तक, जहां से उसकी जो वेस्ट मीन्स कमर, जहां से कमर उसकी स्टार्ट होती है वहां तक। तो इस अर्थ में हम टू का प्रयोग करते हैं, या जहां तक के मीनिंग के लिए हम यहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं। अब अगर इसको भी एक सेंटेंस बना दो, जैसे कह दिया जाए, हर हेयर फेल एज फार एज हर वेस्ट एग्जिस्ट। अगर ये कह दूं, यानी उसके हेयर वहां तक गिरे जहां उसकी वेस्ट शुरू होती है। अगर ऐसा मैं कुछ कहना चाहूं, क्योंकि अब यहां पर मैं कोई वर्ब नहीं लिख रहा हूं, ये एक सिर्फ नाउन है, और इस नाउन को रिलेट करने के लिए आपको इस प्रेपोजिशन जो मीनिंग वही रखता है, यानी एज फार एज की मीनिंग यहां पर रखता है। राइट, चलिए अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 11। कॉन्सेप्ट नंबर 11 क्या है, बहुत ही खास है, अच्छे से समझिए जरा। यूज्ड टू, यानी प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है टू सजेस्ट, ये सजेस्ट करने के लिए, यानी ये भाव प्रकट करने के लिए। कौन सा भाव? एन एक्सट्रीम और अ पर्टिकुलर स्टेट। एक्सट्रीम का मतलब होती है यानी अंतिम अवस्था, या एक विशेष अवस्था। अब ये वाली बात तो केवल आप तभी समझ पाओगे जब मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पर जो लिखे हुए हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो जरा एग्जाम्पल्स को ठीक से पढ़िए और मेरे एक्सप्लेनेशन को ठीक से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लुक एट योर शर्ट। जरा अपनी शर्ट को देखो। यहाँ पर मैं किसी से कह रहा हूँ, कोई एक बच्चा खड़ा हुआ है और मैं उससे कहता हूँ जरा देखो अपनी शर्ट को। आगे एक सेंटेंस और बोलता हूँ, इट इज टॉर्न, ये शर्ट फटी हुई है। टॉर्न का मतलब फटे होना, फटी हुई है और फटकर एक विशेष स्टेट को पहुंच चुकी है। ये देखिए जरा, श्रेड्स फटी है और फट करके वो एक एक्सट्रीम स्टेट को पहुंच गई है, या एक पर्टिकुलर स्टेट तक पहुंच गई है। अब वो एक्सट्रीम स्टेट क्या है? ये है, श्रेड्स का मतलब होता है चिथड़े हो जाना। यानी कोई गरीब व्यक्ति है और अगर वो शर्ट पहना हुआ है और वो जगह जगह से इतनी अधिक फट चुकी है कि अब उससे ज्यादा अगर फटी, यानी वो अपने एक्सट्रीम पॉइंट को छू चुकी है, और अगर उससे ज्यादा फटी तो फिर वो शरीर में टंगी नहीं रह पाएगी, वो नीचे ही गिर जाएगी। तो उस एक्सट्रीम स्टेट को प्रकट करने के लिए भी आप क्या करते हो? टू का प्रयोग कुछ इस तरह से करते हो, ऐसे, लुक एट योर शर्ट, इट इज टॉर्न टू श्रेड्स। अपनी शर्ट को जरा देखो, ये फटकर अपने एक एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच चुकी है। एक्सट्रीम का मतलब कुछ इतनी अधिक फट चुकी है कि अब इससे ज्यादा वो फट नहीं सकती। अगर उससे ज्यादा फटेगी तो फिर वो शरीर में नहीं रह सकती है। क्लियर? एक और एग्जांपल जरा देखिए, सी वॉज थ्रिल्ड, वह रोमांचित थी। और अगर रोमांच उसका और अधिक बढ़ जाए, यानी उसका रोमांच जो है एक्सट्रीम अवस्था को पहुंच जाए, यानी बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये क्या हो गया? थ्रिल्ड टू बिट्स। इसका मतलब क्या होता है? अत्यधिक उत्साहित होना, या एक्सट्रीमली प्लीजेंट इसका मीनिंग होता है। यानी सी वॉज एक्सट्रीमली प्लीज्ड, इसका ये मतलब हुआ कि वो बहुत ज्यादा खुश थी, इतनी ज्यादा कि अब इससे ज्यादा खुश नहीं हुआ जा सकता। तो यहां पर यही है, थ्रिल्ड, उसका रोमांच तो था, बट वो रोमांच कहां तक पहुंचा? इस एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंच गया।
यानी इस एक्सट्रीम स्टेट तक पहुंच गया, या फिर आप कह सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेट तक पहुंच गया। अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोले जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे खाना पकाते समय अगर कोई बात कही जाए, यानी दाल को तब तक पकाओ जब तक कि 4 सीटियां ना लग जाए, यानी जब तक कि वो गल ना जाए। तो गलना, दाल को पकाना, और गलना उसकी एक्सट्रीम स्टेट है, तो वहां पर हम टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारी सिचुएशंस में हैं जब हम किसी एक्सट्रीम स्टेट को शो करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको टू का प्रयोग करना होता है। एक और सेंटेंस है, आई वॉज बोर्ड टू टीयर्स। सपोज मैं कोई मूवी देखने बैठा हूं, ठीक है, और मूवी देखकर मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, मैं बोर महसूस कर रहा हूं, और इतना ज्यादा ऊब जाऊं, यानी ये जो ऊबन है, ये हमारी जो बोरिंग है, ये एक ऐसे पर्टिकुलर स्टेट में पहुंच जाए जहां पर टीयर्स आ जाएं। टीयर्स माने आंसू, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन, यानी ये हमारी बोरिंग की एक्सट्रीम स्टेट है ये, कि हमारी आंखों में आंसू आ जाएं, यानी आंसू बहने लग जाएं, इतना अधिक बोर हो गया कोई मूवी देखते देखते, राइट। तो इस टू का प्रयोग आप इस एक्सट्रीम या किसी पर्टिकुलर स्टेट को भी शो करने के लिए आप टू का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 12। अब इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स मैं आपको अगले वीडियो में बतलाऊंगा, तो फिर बने रहिए मेरे साथ। अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे आप पुराने व्यूअर हैं, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो लाइक जरूर कर दिया करिए, कमेंट्स भी अपने ड्रॉप किया करिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को इन्हें शेयर भी कर देना चाहिए। तो चलिए अब मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।